नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, यानी कि कितने डिवीजन में बांटा गया है इंडियन रेलवेज को। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 मंडलों में इंडियन रेलवे को विभाजित किया गया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा NH7 सबसे लंबा हाईवे है हमारे यहाँ का। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है। देखो, मैंने आपको ट्रिक से सारी चीज़ें याद कराई थी, सारे वाटरवे याद कराए थे, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, गंगा, हल्दिया और इलाहाबाद। गंगा नदी पे है ये और हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है। नेशनल वाटरवे 1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है और गंगा नदी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ। इसका आंसर 1923। सारे याद करने वाले क्वेश्चन है, चैप्टर वाली वीडियोस को अच्छे से देखना और सारी चीज़ों को याद करना। ठीक है, इन चारों बातों को आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब भी एग्जामिनर पेपर बनाएगा ना, वो सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस को ही उठाता है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद कर लेना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं, तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं, तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है। परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों के नाम बताओ, यानी क्या है ट्रांसपोर्टेशन और उसके टाइप बनाने हैं हमें। सिंपली आपसे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछा है। परिवहन तृतीयक वर्ग का क्रियाकलाप है, यानी कि तीसरे टाइप की एक्टिविटी है। हमने प्राइमरी पढ़ी थी, सेकेंडरी पढ़ी थी, फिर टर्शरी पढ़ी थी। तो जो टर्शरी है यानी कि तीसरे टाइप की एक्टिविटी है, उसमें आता है हमारा परिवहन, क्योंकि तीसरे टाइप की एक्टिविटीज़ में हम सर्विसेज की बात करते हैं। तो परिवहन का मतलब क्या है, सर्विस देना। कोई टेम्पो वाला है, ट्रक वाला है, वो आपको क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। तो सारे की सारी ट्रांसपोर्टेशन किस में आती है, सर्विसेज में आती है, इसीलिए ये काम का तीसरा टाइप है। परिवहन कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज तक पहुंचाता है ट्रांसपोर्टेशन। यह वस्तुओं को उत्पादन स्थल से बाजार तक भेजता है, यानी कि जहाँ पे चीज़ों का प्रोडक्शन होता है वहाँ से मार्केट तक चीज़ें पहुँचती हैं। किसकी वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ताकि उपभोक्ता को ये उपलब्ध हो, यानी ताकि हमें मिल सकें। इस प्रकार परिवहन वस्तुओं, पदार्थों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग होता है। कह रहे हैं कि परिवहन का मतलब क्या है, वस्तुओं को यानी सामान को, पदार्थ, किसी भी मटेरियल को, विचारों को, आदमियों को, हर चीज़ को कौन लेके जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ही तो लेके जाता है। आपको अगर किसी एरिया से दूसरे एरिया में जाना होगा तो किस चीज़ की हेल्प लोगे, ट्रांसपोर्टेशन की। अब ट्रांसपोर्टेशन में सब कुछ आता है, चाहे वो आपके पानी के जहाज़ हों, चाहे हवा में उड़ने वाले जहाज़ हों, चाहे आपकी कार हो, स्कूटर हो, बाइक हो, कुछ भी हो, जिस भी चीज़ में आप बैठकर दूसरी जगह जाते हो वो सब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो ट्रांसपोर्टेशन हमें भी भेजता है, सामान को भी भेजता है, विचारों को भी भेजता है, हर एक चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इधर से उधर आती जाती है। परिवहन के मुख्य साधन देख लो कौन कौन से। सबसे पहला स्थल, यानी कि ज़मीन पर चलने वाली चीज़ें। अब रोड पे जो भी चलेगा वो कैसा हो गया, स्थल हो गया। जल यानी कि पानी है, पानी में जो भी चीज़ें चलेंगी, चाहे उसमें जहाज हो, चाहे पनडुब्बी हो, कुछ भी हो, वो सब आ गई जल के अंदर। तीसरा है वायु। वायु में एरोप्लेन्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, कुछ भी हो, वो सब किस में है, वायु में। तो 3 टाइप से परिवहन होता है, यही आपको बताने थे, जमीन पे, हवा में और पानी में। इन तीनों को आप अच्छे से याद रखना। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, आपको वैसे भी पता है कि ट्रांसपोर्ट के 3 टाइप होते हैं। या तो चीज़ें सड़क पे चलेंगी, ठीक है, रेलवे भी सड़क वाले में ही आएगा, या चीज़ें पानी में चलेंगी, जहाज़ वगैरह, उसके बाद या चीज़ें हवा में उड़ती हैं, एरोप्लेन्स वगैरह। तो ये तीनों टाइप आपको लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब पाइपलाइन परिवहन के लाभ एवं हानि की विवेचना कीजिए, यानी पाइपलाइंस के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये बताना है हमें। प्राकृतिक गैस तथा खनिज तेल के परिवहन का पाइपलाइन एक सुगम साधन है, यानी कि बहुत अच्छा साधन है अगर हमें नेचुरल गैसेस को और ऑयल वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना हो तो। यह एक सस्ता साधन है जो दुर्गम क्षेत्रों, घने वनों, मरुस्थलों तथा पर्वतों से गुजरता है। यानी कोई भी एरिया हो, चाहे जंगल हो, चाहे रिमोट एरिया हो, चाहे वहाँ पर डेजर्ट हो, कुछ भी हो, अगर वहाँ पे पाइपलाइन बिछी हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की। मान लो अगर डेजर्ट वाला एरिया है, डेजर्ट के बीच में से भी क्या बिछा दी, पाइपलाइन बिछा दी। जंगल है, जंगल के बीच से भी पाइपलाइन बिछा दी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को भी, बहुत आसानी से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। परंतु इसके गुणों की तुलना में अवगुण अधिक हैं, ठीक है, पर इसके कुछ नुकसान भी हैं भाई, गुणों के बजाय नुकसान ज़्यादा हैं, कह रहे हैं।
पहला, इस साधन में लोच का न होना एक प्रमुख अवगुण है। ये कह रहे हैं कि बीच में हम बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस नहीं कर सकते। मान लो अगर पाइपलाइन बिछे जंगल के बीच में, उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम चीज़ों को बदल सके। एक बार अगर चीज़ भेज दी तो उस पाइपलाइन में चली जाती है। पहले पॉइंट में ये कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कम है इसमें, जैसी एक बार बन गई वैसी ही रहती है। सेकंड है, एक बार पाइपलाइन बिछा देने के पश्चात इसकी क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती। यानी कि अगर आपने पूरी पाइपलाइन एक बार बिछा दी, उसको बार बार थोड़ी बढ़ा सकते हो आप, क्योंकि बहुत खर्चा आता है। बहुत बड़े एरिया में पाइपलाइन बिछती हैं, तो मान लो ईरान से लेकर इंडिया तक पाइपलाइन बिछाने की बात हो रही है अब, तो इतने देशों को पार करके जो पाइपलाइन आएगी तो उसमें कितना खर्चा होगा। तो एक ही बार में जो मटेरियल तैयार कर दिया ना, वही बनेगी। दूसरी बिछाने के लिए तो आपको नया ही प्रोजेक्ट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उसको रिपेयर करोगे तो बहुत खर्चा होगा और उसका साइज़ बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, पूरा दोबारा से ही बनानी पड़ जाएगी आपको। तो ये कह रहे हैं कि एक बार अगर बिछा ली तो उसमें जो कैपेसिटी है उसकी, उसको आप नहीं बढ़ा सकते। तीसरा है, पाइपलाइन की सुरक्षा करना भी कठिन कार्य है। ठीक है, अब इतनी बड़ी पाइपलाइन बिछेगी, कई कई देशों में बिछ रही है, कई कई राज्यों में बिछ रही है, तो उसकी सुरक्षा करना भी एक मुश्किल काम है। फोर्थ है, भूमिगत पाइपलाइन की मरम्मत में कठिनाई होती है तथा रिसाव का पता लगाना भी कठिन होता है। अगर कहीं से लीक हो जाए अंडरग्राउंड पाइपलाइन, तो उसमें क्या होती है, बड़ी दिक्कत होती है। आपने कई बार अपनी सड़कों पर भी देखा होगा, जो आपकी पानी की सप्लाई है उनको ठीक करने के लिए सड़कों को तोड़ देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है हमें पाइपलाइन को ठीक करने में। पर बुराई भी है तो अच्छाई भी है। अगर अच्छाई ना हो तो बिछाते ही क्यों पाइपलाइन? तो पाइपलाइन बहुत अच्छा सोर्स है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का। अगर हमें किसी भी लिक्विड मटेरियल को भेजना होता है तो पाइपलाइन एक बहुत अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार से आपके क्या तात्पर्य है, यानी कम्युनिकेशन क्या है ये बताओ। हम केवल वस्तुओं ही नहीं बल्कि विचारों, दर्शन तथा संदेशों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, हम केवल चीज़ों का ही यूज़ नहीं करते, हम विचारों का, एक दूसरे की चीज़ों का, एक दूसरे की संस्कृति का, एक दूसरे की बातों का, हर एक चीज़ का यूज़ करते हैं। यानी हर एक चीज़ से हम सीखते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे जीवन का पार्ट है। विभिन्न साधनों के माध्यम से संचार करते समय हमें अपने विचारों, दर्शन और संदेशों का विनिमय एक स्थान से दूसरे स्थान तक अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक करते हैं। जब भी हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है, हमारी बातों का, हमारी सोच का, हर एक चीज़ का आदान प्रदान होता है। और यही कह रहे हैं कि सिर्फ चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, आपके विचार, दर्शन और संदेश, हर एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है और व्यक्ति जो है आपस में जुड़ते हैं। वो सभी किसकी वजह से होता है? कम्युनिकेशन की वजह से होता है। सिंपली यही बताना था आपको कि यही है संचार। जब विचारों का, दर्शन का, हर एक चीज़ का आपस में क्या हो, लेन देन हो, चीज़ें आपस में इंटरचेंज हो, इसी को बोलते हैं संचार। और अगर संचार साधन पूछें, जिस भी चीज़ से विचार एक जगह से दूसरी जगह जाएं, जैसे कि फ़ोन है, रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती है? संचार में आती हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, भारत के वायु परिवहन के क्षेत्र में एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के योगदान की विवेचना कीजिए। देखिए, हमारी स्टार्टिंग कंपनीज़ है, बहुत ही बड़ा रोल है इनका भारतीय वायु सेवाओं में, तो इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में वायु परिवहन के दो खंड हैं, आंतरिक सेवाएं तथा अंतर्देशीय सेवाएं। यानी कि डोमेस्टिक सर्विसेज जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, यानी कि छोटे लेवल पे जो जहाज़ उड़ते हैं। दूसरा है अंतर्देशीय, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो एक देश से दूसरे देश में जाती हैं। एयर इंडिया संगठन विदेशी उड़ानों का प्रबंध करती है। एयर इंडिया जो है दूसरे देशों में जो फ्लाइट्स जाती हैं उनको देखती है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एयर इंडिया के केंद्र बिंदु हैं। ये 3-4 आपको बड़े एयरपोर्ट बताए हैं जो कि एयर इंडिया के मेन सेंटर हैं, यहाँ से ये चीज़ों को कंट्रोल करती है। मुंबई एयरपोर्ट है, उसमें दिल्ली एयरपोर्ट है, कोलकाता है और चेन्नई है। इंडियन एयरलाइंस देश के भीतरी भागों तथा पड़ोसी देशों के साथ वायु सेवाओं का प्रबंध करती है। एयर इंडिया जो है वो तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को संभालती है। अब आ गया इंडियन एयरलाइंस। अब इंडियन एयरलाइंस जो है वो छोटे लेवल पे, यानी कि स्टेट टू स्टेट, अगर आप दिल्ली से गोवा जाना चाहते हो तो उन सभी फ्लाइट्स का जो मैनेजमेंट होगा वो कौन संभालेगी? इंडियन एयरलाइंस संभालेगी। पड़ोसी देशों में, जैसे आप नेपाल जा रहे हो, भूटान जा रहे हो या चाइना तक जा रहे हो, इन देशों में जो फ्लाइट्स जाती हैं उनको संभालने का काम है इंडियन एयरलाइंस का। और जो बड़ी फ्लाइट है, जो लंबी दूरियां तय करती है, दूसरे देशों में जाती हैं, उनको संभालने का काम है एयर इंडिया का। सन 1981 से देश के भीतर दुर्गम भागों में वायुदूत एयरलाइन सेवाओं का भी प्रारंभ किया गया है। यानी कि और भी बहुत सारी छोटी मोटी जो एयरलाइंस है उनको चलाया गया है 1981 के बाद। 1985 में पवन हंस लिमिटेड की स्थापना दूरस्थ क्षेत्रों, वनाच्छादित तथा पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने हेतु हेलीकॉप्टर सेवाएं उत्पन्न करवाने के लिए की गई है। आपको याद रखना कि पवन हंस लिमिटेड जो है वो भारत में हेलीकॉप्टर वाली सेवाएं प्रोवाइड कराती है और ये 1985 में शुरू की गई थी। आप अगर कहीं पे घूमने गए हो, वैष्णो देवी वगैरह, वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर वगैरह ले जाते हैं आपको, वो मेनली पवन हंस लिमिटेड जो है वो संभालती है। तो कंपनी है एक जो कि भारत में हेलीकॉप्टर वाली चीज़ों को संभालती है।
ठीक है। तो बहुत बड़ी कंपनी है जो कि पूरे इंडिया में आपको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराती है। तो पवन हंस लिमिटेड 1985 में बनी। तो ये बातें आपको याद रखनी थी कुछ कुछ कंपनियों की, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, 2 ही 4 कंपनी है जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाई थी, उनके बारे में बस आपको पता होना चाहिए। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से मेथड है भारत में। देखो भारत में हर एक चीज़ मिलेगी आपको, चाहे उसमें वाटरवे हो, चाहे एयरवे हो, चाहे सड़क वाला रास्ता हो और चाहे पाइपलाइन हो। भारत में चारों टाइप का ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। अब आंसर देखो इसका, परिवहन साधन, भारत के परिवहन के स्थल, जल तथा वायु परिवहन के निम्नलिखित साधन है। पहला है रेल मार्ग यानी कि रेलवेज, दूसरा है सड़कें यानी कि रोड्स, तीसरा है वायु मार्ग यानी कि एयरवेज, चौथा है जल मार्ग, पांचवा है पाइपलाइन। यानी कि इन पांचों रास्तों से भारत में ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि वो क्या रीज़न है जिनकी वजह से इन पर प्रभाव पड़ता है, वो क्या रीजंस है जिनकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हुआ। पहला पॉइंट देखो, भौतिक कारक यानी फिजिकल रीजन। भारत के समतल मैदानी भागों में सड़क व रेल मार्ग का अधिक विकास हुआ है। यानी यहाँ पे जो सड़क है और रेलवेज है वो बहुत डेवलप हुई हैं जो प्लेन एरिया है उसमें। अब सीधी सी बात है, जहाँ पर प्लेन एरिया होगा वहाँ पर अच्छे से चीज़ें डेवलप होंगी। तो यही तो है भौतिक कारण कि जहाँ पे पहाड़ हैं, ऊंचा नीचा है, पठार वाला एरिया है, वहाँ पे चीज़ें कम डेवलप हुई हैं और प्लेन एरिया में ज़्यादा डेवलप हुई हैं। तो पहली लाइन में यही कह रहे हैं कि प्लेन एरिया में सड़कों का भी और रेलवेज़ का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जैसे उत्तरी मैदान में, उत्तरी मैदान का मतलब यही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये पूरा उत्तर वाला भारत जो है जहाँ पे पहाड़ नहीं है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है सड़क के रास्ते का भी और रेल के रास्ते का भी। परंतु पर्वतीय दुर्गम प्रदेशों में रेल मार्ग तथा सड़कें कम हैं, जैसे असम तथा हिमालय प्रदेशों में। यानी जितने भी पहाड़ी एरिया हैं या नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पे चीज़ें कम डेवलप हुई हैं क्योंकि वहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशंस ही ऐसी हैं। तो भौतिक कारण का मतलब है जोग्राफिकल कंडीशंस, और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं ट्रांसपोर्टेशन को। आप सभी को पता है बात, पहाड़ पे रेल बनाना कोई आसान बात नहीं है, पर अगर आपको वो रेल एक प्लेन एरिया में बनानी हो तो वहाँ पे आराम से आप बना पाओगे। दूसरा देखो आर्थिक कारण, अब पैसा हो, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हों, वहीं पर तो चीज़ें ज़्यादा डेवलप होंगी। ठीक है, जहाँ पर कोई आता जाता ही ना हो, पैसे ना हो वहाँ पे स्टेट के पास, तो उस एरिया में कैसे चीज़ें डेवलप हो पाएंगी। तो बड़े बड़े औद्योगिक व्यापारिक नगरों तथा प्रमुख पत्तनों के समीप रेल मार्गों तथा सड़कों का अधिक विस्तार हुआ है। वही बात आ गई ना कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े व्यापारिक नगर हैं, ठीक है, बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, उनके आसपास ही ज़्यादा रेलवे वगैरह डेवलप हो। क्योंकि अगर हम पैसा लगाएंगे तो ऐसी जगह पे तो लगाएंगे जहाँ से कुछ फ़ायदा हो। ये रेलवे वगैरह जो बनाई गई तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ही तो बनाई गई हैं। तो जहाँ से सामान का इधर उधर आना जाना हो, जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता हो, वहीं पर इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए उन जगहों पर ही ज़्यादा ये चीज़ें डेवलप हुई हैं जहाँ पर पहले से ही इंडस्ट्रीज़ हैं या बड़े बड़े वो व्यापारिक नगर हैं या वहाँ पे कोई पोर्ट वगैरह है। जैसे मुंबई को आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको हर एक टाइप का ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। दिल्ली जैसी जगह में भी आपको हर एक चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, ऐसे ही कोलकाता में मिलेगा आपको। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, पहले से ही डेवलप सिटीज़ थी जहाँ पे व्यापार वगैरह होता था, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा विकास हुआ है। परंतु राजस्थान में कम आर्थिक विकास के कारण रेल मार्ग तथा सड़कें कम हैं। ये कह रहे हैं जो राजस्थान का डेजर्ट वाला एरिया है, अब डेजर्ट में क्यों सड़कें बनाएंगे, क्यों वहाँ पे ट्रेन चलाएंगे जब वहाँ पे आदमी नहीं रहते। तो ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल दिया आपको इन्होंने कि राजस्थान की जो पश्चिमी साइड है वहाँ पे ये चीज़ें कम हैं। अगर आप दिल्ली जैसी सिटी से कंपेयर करोगे या किसी भी शहर से कंपेयर करोगे, वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कम मिलेगा। तीसरा है राजनीतिक कारण। ब्रिटिश प्रशासन ने देश के संसाधनों के शोषण की नीति के कारण प्रमुख पत्तनों को देश के आंतरिक भागों से रेल मार्गों द्वारा जोड़ दिया। कह रहे हैं जब अंग्रेजों का रूल था ना, उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें बनाई। मेनली जो पोर्ट्स थे उन एरिया को बहुत डेवलप किया गया और रेलवे चलाई गई और सभी चीज़ों को आपस में जोड़ दिया गया। तो जितनी भी रेलवे है अधिकतर हमारी, वो अंग्रेजों के टाइम पे ही चली थी। तो एक पर्टिकुलर जगह पे किसी चीज़ का डेवलप होने का एक प्रशासनिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है कि पुराने टाइम पे अंग्रेजों ने भी उसी एरिया को डेवलप किया था। अब देखो आप सेकंड क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें उसकी सड़कों ने कितना बड़ा रोल निभाया है। देखो एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी एक बात कही थी कि हम डेवलप हैं, इस वजह से हमारी सड़कें अच्छी नहीं हैं, हमने सड़कें अच्छी बनाई इस वजह से हम डेवलप हो पाए हैं। क्योंकि व्यापार करने में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा रोल है। अगर चीज़ों को इधर उधर भेजना है कम पैसे में, बहुत जल्दी अगर आप चीज़ों को भेज पाओगे तो आपके व्यापार में बहुत ग्रोथ होगी। ठीक है, तो सड़कों का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश की इकोनॉमी में। ठीक है, सड़क हुई या रेलवेज हुई, ये बहुत बड़ा रोल निभाती है हमारे व्यापार में। तो सड़कों के बारे में ही पूछा है आपसे कि भारत का जो आर्थिक विकास हुआ है, यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमी उभरी है, उसमें सड़कों का योगदान बताओ भाई।
भारत में प्राचीन काल से ही सड़कें महत्वपूर्ण रही हैं, यानी पुराने टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट है सड़कें हमारे लिए। शेरशाह सूरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया। कोलकाता से लेकर दिल्ली होते हुए, पंजाब होते हुए, पूरा जो आज का पाकिस्तान है वहाँ तक ये सड़क जाती थी। तो इतना बड़ा रोड बनाया था कभी शेरशाह सूरी ने। क्यों बनाया था? क्योंकि हमारा व्यापार होता था इस पूरे एरिया में। आज से लगभग 600-700 साल पहले जब ये रोड बनाया गया तो उस टाइम पे भी इसका कितना महत्व था, तो आज के टाइम पे तो होना ही है। तो एग्जाम्पल दिया आपको कि पुराने टाइम पे भी शेरशाह सूरी ने जो सड़क बनवाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं जिसे आज, उसका बहुत महत्व था। स्वाधीनता के पश्चात यानी कि आज़ादी के बाद 10 वर्षीय नागपुर योजना के अंतर्गत सड़क मार्गों का विकास किया गया। आज़ादी के बाद हमने एक प्लान चलाया 10 वर्षीय नागपुर योजना, ठीक है। 10 साल तक हमने सड़कों पर बहुत फोकस किया, ठीक है। तो सड़कें बनाई गई और बहुत ज़्यादा सड़कें हमने बनाई। भारत में अधिकतर पक्की सड़कें दक्षिण भारत में हैं, यानी जो अधिकतर पक्की सड़कें हैं हमारे यहाँ की वो साउथ इंडिया में ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ सड़कों को बनाने के लिए दक्षिणी पठार में पर्याप्त मात्रा में पत्थर मिल जाते हैं। आजकल तो हर जगह पक्की सड़क हो गई है, पर जब हमने शुरू की थी बनानी तो साउथ इंडिया में ज़्यादा पक्की सड़कें बना पाए थे हम, क्योंकि वहाँ पे जो चट्टानें हैं वहाँ से हमें अच्छे से पत्थर मिल जाता है। भारतीय सड़कों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, भारत की पक्की सड़कों की लंबाई 7,47,000 किलोमीटर है तथा कच्ची सड़कों की लंबाई 8,73,000 किलोमीटर है। दूसरा है, देश में राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई 65,769 किलोमीटर है। तीसरा पॉइंट है, प्रमुख महामार्ग यानी मेन जहाँ पे हाईवेज हैं वो कौन कौन से हैं? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर तथा श्रीनगर को मिलाते हैं, यानी कि पूरे भारत को मिलाते हैं हमारे हाईवेज। फोर्थ पॉइंट है, भारत में महामार्ग देश को पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में तिब्बत तथा चीन, पूर्व में बांग्लादेश और बर्मा को जोड़ते हैं, यानी कि दूसरे देशों से भी हमारे हाईवेज हमें जोड़ते हैं। तो बहुत बड़ा रोल है हमारे देश में सड़कों का। फिफ्थ पॉइंट है, भारत में प्रतिवर्ष 85% भागों तथा 70% भाग यातायात का परिवहन सड़कों द्वारा होता है। इंडिया में 85% एरिया जो है और 70% जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारा वो सड़कों से ही होता है। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो सड़क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सड़कों से हमारा सारा व्यापार होता है, इसी पर हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ पे और भी परियोजनाएं बताई थी जो कि सड़कों को लेकर थी, तो उनके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। सारे हाईवेज़ के बारे में आप लिख सकते हो जो मैंने आपको मेन बताए थे, तो उन मेन हाईवेज़ के बारे में भी आप इस क्वेश्चन में ज़रूर लिख देना। अगर आपसे सड़कों के बारे में पूछते हैं तो जो भी मैंने आपको चैप्टर में सड़कों के बारे में बताया था वो सारी बातें आपको लिखनी है। और अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, डायरेक्ट वो इन वीडियोज़ को देख रहा है, तो जाओ सबसे पहले उन वीडियोज़ को देखो, क्योंकि मैंने चैप्टर में आपको चीज़ें करा रखी हैं। हमने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो आप सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर एक वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके हमें बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूँ, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूँ, तो प्लीज़ यार कर दो। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।